भगत सिंह, एक नाम नहीं, एक सवाल। अनसुने सच, अगर भगत सिंह सिर्फ एक क्रांतिकारी थे तो अंग्रेज उनसे आज भी क्यों डरते हैं? अगर उनकी कहानी बस किताबों तक सीमित थी तो हर पीढ़ी में उनका नाम आग की तरह क्यों जलता है? सवाल यह नहीं है कि भगत सिंह कौन थे, सवाल यह है कि हम उन्हें कितना समझ पाए। क्योंकि जिन लोगों की मौत के बाद भी उनके विचार जिंदा रहें, वे इतिहास नहीं होते, वे चेतावनी होते हैं। चेतावनी उस व्यवस्था के लिए जो सोच को कुचलना चाहती है, और उस समाज के लिए जो सवाल पूछने से डरता है। जब भी भगत सिंह का नाम लिया जाता है, एक तस्वीर सामने आती है, टोपी, मूछें और क्रांति का नारा। लेकिन क्या हम सच में जानते हैं कि भगत सिंह कौन थे? अगर वे सिर्फ बम फेंकने वाले युवा होते तो अंग्रेजी सरकार उन्हें सबसे खतरनाक दिमाग क्यों कहती? सच यह है कि भगत सिंह सिर्फ आज़ादी नहीं, बल्कि एक नए भारत का सपना देख रहे थे। ऐसा भारत जहां डर से नहीं, तर्क से फैसले हों, जहां सत्ता नहीं, इंसान सबसे ऊपर हो। बहुत कम लोग जानते हैं कि भगत सिंह एक गहरे विचारक, लेखक और पाठक थे। वे कार्ल मार्क्स, लेनिन, रूसो, बकुनिन जैसे दार्शनिकों को पढ़ते थे। जेल उनके लिए सजा नहीं, एक अध्ययन कक्ष थी। वे मानते थे कि असली क्रांति बंदूक से नहीं, विचार से आती है। इसी वजह से उन्होंने लिखा था, क्रांति की तलवार विचारों की सान पर तेज होती है। यही कारण था कि अंग्रेज उन्हें गोली से ज्यादा खतरनाक मानते थे, क्योंकि वे युवाओं को सिर्फ लड़ना नहीं, सोचना सिखा रहे थे। 1929 में सेंट्रल असेंबली में फेंका गया बम हिंसा नहीं, एक संदेश था। वह बम जानबूझकर कम तीव्रता का था। उसका मकसद मारना नहीं, जगाना था। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त भाग सकते थे, लेकिन उन्होंने आत्मसमर्पण किया क्योंकि वे चाहते थे कि उनकी आवाज पूरे देश में गूंजे। उनका नारा था, बहरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है। वे जानते थे कि एक पल का शोर सदियों की खामोशी तोड़ सकता है। भगत सिंह को मौत का डर नहीं था, बल्कि वे जानते थे कि उनकी फांसी एक व्यक्ति की मौत नहीं, बल्कि लाखों युवाओं की चेतना का जन्म होगी। जब दया याचिका की बात आई तो उन्होंने इनकार कर दिया, क्योंकि वे समझते थे कि अगर वे झुक गए तो आने वाली पीढ़ियां खड़ी होना भूल जाएंगी। फांसी से पहले वे शांत थे, किताबें पढ़ते हुए, लिखते हुए, सोचते हुए, जैसे मौत नहीं, इतिहास उनका इंतजार कर रहा हो। जेल में लिखा गया उनका लेख, मैं नास्तिक क्यों हूं, सिर्फ धर्म पर सवाल नहीं था, बल्कि डर और अंधविश्वास पर सीधा प्रहार था। मौत के साए में बैठकर तर्क और विवेक की बात करना साधारण साहस नहीं, बौद्धिक क्रांति थी। उन्होंने साफ कहा कि इंसान को भगवान के डर से नहीं, अपने विवेक से अच्छा बनना चाहिए। उस दौर में ऐसा लिखना सत्ता और समाज दोनों को चुनौती देना था। बहुत कम लोग यह भी जानते हैं कि भगत सिंह सिर्फ अंग्रेजों के खिलाफ नहीं थे, बल्कि वे भविष्य के भारत को लेकर भी चिंतित थे। वे डरते थे कि कहीं आज़ादी के बाद भी शोषण का चेहरा सिर्फ रंग न बदल ले। वे मजदूरों, किसानों और आम लोगों के अधिकारों की बात करते थे। वे चाहते थे कि आज़ादी सिर्फ झंडा बदलने तक सीमित न रहे, बल्कि व्यवस्था बदले। उनकी उम्र सिर्फ 23 साल थी, लेकिन सोच ऐसी थी जो आज भी हमें असहज कर देती है। जिस उम्र में आज लोग करियर चुनते हैं, उस उम्र में भगत सिंह मौत को चुन रहे थे, इस भरोसे के साथ कि उनका जाना देश को आगे बढ़ाएगा। अंग्रेज अफसरों की रिपोर्ट्स में उन्हें बेहद बुद्धिमान और खतरनाक कहा गया, क्योंकि वे गोली से नहीं, विचार से हमला कर रहे थे। फांसी से ठीक पहले वे लेनिन की जीवनी पढ़ रहे थे। जब जेल अधिकारी उन्हें लेने आए तो उन्होंने मुस्कुराकर कहा, एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी की जीवनी पढ़ रहा है। यह सिर्फ साहस नहीं था, यह सत्ता के मुंह पर आखिरी तमाचा था। वे मरते समय भी झुके नहीं, डरे नहीं, टूटे नहीं। और यहीं से कहानी खत्म नहीं होती, यहीं से सवाल शुरू होता है। भगत सिंह को फांसी दी जा सकती थी, लेकिन उनके विचारों को नहीं। आज भी उनका नाम जिंदा है, क्योंकि उनका सवाल जिंदा है। सवाल यह नहीं कि हम भगत सिंह को कितनी बार याद करते हैं, सवाल यह है कि क्या हम अन्याय के सामने उनकी तरह खड़े होने की हिम्मत रखते हैं। क्योंकि भगत सिंह को श्रद्धांजलि तस्वीर लगाने से नहीं, बल्कि डर के खिलाफ खड़े होने से दी जाती है। अगर आज भी हम सवाल नहीं पूछते तो शायद हमने भगत सिंह को याद किया, समझा नहीं।